हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। आज के लेक्चर में हम लोग सेट का जो कॉन्सेप्ट है, सेट थियरी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सेट थियरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेट के बारे में समझा, सेट की डेफिनेशन देखी। ठीक है ना, कि कौन कौन सेट होता है, कौन कौन नहीं, ये क्लियरली इसको हम लोगों ने समझा। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म देखा, ठीक है, और क्या देखा, और रोस्टर फॉर्म देखा। ठीक, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 थी जो मैंने बोला था कि आप लोग कर लें इसको, और जो नहीं आए आप वो पूछें। ठीक है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। ठीक है, कुछ बहुत खास एक्सरसाइज थी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उनको करना था। ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने कर लिया है वो लोग आगे प्रोसीड करें, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग उसको कर लें, और जो भी डाउट आता है वो लोग पूछें। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ वो लोग बढ़ें। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। सेट कितने टाइप का होता है वो देखेंगे, और एक एक करके जो हमारे लिए जरूरी है हम केवल उसी पे फोकस करेंगे, है ना। बाकी सारी चीजों को हम लोग साइड में देखते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं द इम्पटी सेट। अब ये इम्पटी सेट क्या है वो जरा समझते हैं। इसी को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं। और तो नील भी लिखा होता है कहीं पे। ठीक है, नील और नल का मतलब सेम है, जिसके अंदर कुछ भी ना हो। तो नल सेट या इम्पटी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। हैविंग नो एलिमेंट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे या फिर नल सेट बोलेंगे। अब जरा यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर मेंशन क्या है वो जरा समझ लेते हैं। कंसीडर द सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडीइंग इन अ स्कूल। जैसे कि ये एक आप सेट लें, इसको आप कंसीडर करें, आप इसको एज्यूम करें कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें ये बोला गया है कि जो सेट का एलिमेंट x है वो इस प्रकार है कि x क्लास 11th में प्रेजेंटली पढ़ने वाला एक लड़का है जो कि किसी स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। सो क्या इस सेट में कोई एलिमेंट होगा? ऑब्वियसली होगा। हम लोग स्कूल में जाएंगे और देखेंगे कि क्लास 11th में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं जो प्रेजेंटली वहां पे पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटली बाहर बैठ करके पढ़ रहे हैं। हम काउंट करेंगे 13, 14, 15, ऐसे मान लो 75 स्टूडेंट्स हैं जो कि बैठ करके प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो वो हो गए हमारे सेट के एलिमेंट। इसका मतलब इस सेट में एलिमेंट्स हैं। We can go to the school and count the number of students presently studying in class 11th in the school. Thus, the set A contains a finite number of elements, यानी कि सेट A में कुछ finite number of element हमको मिलेंगे। ठीक, We now write another set B as, तो अब एक टाइप का सेट हमने देखा जिसमें हमको कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप का सेट देखते हैं जिसको हमने B से इस तरीके से डिफाइन किया है। जरा आप इसको समझें। B इज इक्वल टू लिखा गया है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। तो ऐसा एक स्टूडेंट है, इस सेट का एलिमेंट एक ऐसा स्टूडेंट है जो x 10th में भी पढ़ता है और 11th में भी पढ़ रहा है प्रेजेंटली। ठीक है ना, प्रेजेंटली स्टडीइंग मतलब वर्तमान समय में दोनों कक्षाओं में पढ़ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या किसी एक स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटली साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही दो दो क्लास में 10th और 11th दोनों में बैठ करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। देयर इज नो स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। वैसा स्टूडेंट नहीं है तो इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा क्या? ये सेट बोल रहा है कि मेरे में वही एलिमेंट आए जो प्रेजेंटली क्लास 10th और क्लास 11th में एक साथ पढ़ रहा हो, लेकिन ऐसा तो कोई लड़का मिलेगा नहीं। इसका मतलब बी में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो सेट बी हैव नो एलिमेंट, बी हैव नो एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? B is a null set, B is a null set। ठीक है ना, we observe that a student cannot study simultaneously in both class 10th and 11th, thus
द सेट बी कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। तो बी में कभी भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि बी इज अ नल सेट। अब नल सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इस एग्जांपल से हमको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो डिफाइन कैसे किया गया है वो जरा देखें। डेफिनेशन 1, अ सेट which does not contain any element is called empty set or the null set or the void set। ये void set भी बोला जाता है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, एलेबोरेट करते हैं इसको, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अनुसार B is an empty set while A is not an empty set। तो हम लोगों ने दो एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल में उस लड़के को एज्यूम किया जो क्लास 11th में प्रेजेंटली स्टडीइंग है, और दूसरे एग्जांपल में हमने उस लड़के को एज्यूम किया जो क्लास 10th और 11th दोनों में एक साथ पढ़ रहा है। तो क्लियरली यहाँ से समझ में आ गया कि ए में कुछ एलिमेंट हैं और बी में कुछ एलिमेंट नहीं है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई और दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट हैविंग नो एलिमेंट। सो हम फाई से डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। अगर फाई बना दिया इसका मतलब हम ऐसे सेट की बात करें जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर हम ऐसे ब्रैकेट बना करके वैकेंट छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये वाइड को रिप्रेजेंट करेगा, वैकेंट जो स्पेस है, ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन वाली बात हो गई, कैसे हम एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे जरा देखते हैं, वी गिव बिलो अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो कुछ एग्जांपल और जरा देख लेते हैं एम्प्टी सेट कैसे हमको मिल सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे पहला एग्जांपल है, लेट a इज इक्वल टू x। एक एलिमेंट है x जो है एक वैल्यू है जो कि 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। एंड x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है। तो क्या कोई नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में रहती है? There is no any such natural number। इस प्रकार की कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है भाई। नेचुरल नंबर 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी, 1 और 2 के बीच में थोड़ी होगी, वो तो डेसिमल नंबर होगी, है ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। So then A is an empty set because there is no natural number between 1 and 2। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल है। आप इन एग्जांपल्स को पढ़ें और उनको समझें कि वहाँ पे गिवन क्या है। आपको जरूर मिलेगा कि वो जो सेट है वो एम्प्टी, क्योंकि एग्जांपल उसके दे रखे हैं। इससे आपको एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में एम्प्टी सेट को हम कैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ, लास्ट एग्जांपल क्या दिया है, d इज इक्वल टू एक्स। डी का जो एलिमेंट है वो x है और वो x ऐसा है कि x स्क्वायर करने पे 4 मिल जाता है और x ऑड है। तो बताओ क्या ऐसी कोई ऑड नंबर है जिसको स्क्वायर करे तो 4 मिल जाए? ठीक है, क्या मिल जाए? 4। यानी कि ऑड इंटू ऑड करने पे मुझे क्या मिल जाए? मुझे मिल जाए इवन। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मैं 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके इवन लाऊंगा? नहीं, ये भी ऑड होगा। भाई ऑड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑड आएगा, ठीक है ना, ऑड आएगा। समझ में आया? क्या मिलेगा हमको? ऑड मिलेगा। सो क्या ऑड का मल्टीप्लाई करके हम इवन ला देंगे? नहीं, अगर एक बार भी इवन से मल्टीप्लाई हो गया तब इवन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो फिलहाल ये अलग बात है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमको ये समझना है कि ऐसी कोई भी ऑड नंबर नहीं है जिसको हम स्क्वायर करें तो हमें 4 आ जाए। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, सो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक? अभी तक हम लोगों ने एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, एग्जांपल देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरे सेट की तरफ। दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो मैं जरा बात कर लूं फाइनाइट की। फाइनाइट का मतलब हिंदी में होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित या फिर परिमित, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर किसी सेट की बात करें और कोई सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट
वो काउंटेबल हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो एक फिक्स हैं, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। और एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम नहीं काउंट कर सकते, जो कि नॉन काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हों, ठीक है, उनकी कोई लिमिट ही ना हो। अब जरा हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिख रखा है, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू a b c d e g एंड c इज इक्वल टू मैन, आदमी, लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विश्व के अलग अलग पार्ट्स में रह रहे हैं, उन आदमियों का सेट है, ठीक। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज सी कंटेन, सी में कितने एलिमेंट हैं। सो यहाँ पर सी में किसको बोला जा रहा है, सी में बोला जा रहा है कि वो आदमी जो अलग अलग भाग में रहते हैं विश्व के, तो क्या हम उनको गिन सकते हैं, ठीक है। एज इट इज वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, बट इट इज सम नेचुरल नंबर विच मे बी क्वाइट अ बिग नंबर। लेकिन अगर हम गिनेंगे तो भाई ऐसा है कि 1 मिलेगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, है ना। इस तरीके से मिलेंगे भाई, आदमी मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन ये नंबर कहाँ तक जाएगी, अप टू इनफाइनाइट, बड़े से भी बहुत बड़ा, पता नहीं कितनी बड़ी नंबर होगी, है ना। लेकिन हाँ, हम अगर काउंट करते जाएंगे तो जब तक काउंट करेंगे तब तक हमको, ठीक है, काउंटिंग हमारी चलती जाएगी। तो इसे बोलते हैं कि इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट की कोई था ना हो, ठीक है, वो खत्म ना होने का नाम ही ना ले, आप काउंट करते रहो, वो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो उसे हमने क्या बोला, इनफाइनाइट सेट, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब जरा बात करते हैं फाइनाइट सेट की। अब बाकी देख लो भाई कि ए में कितने हैं, 1 2 3 4 5, हम गिन के बता सकते हैं 5 एलिमेंट्स, इसका मतलब ये फाइनाइट है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, इसका मतलब यहाँ पर भी हम गिन के बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों क्या है, फाइनाइट है, ओके। बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एस we mean the number of distinct element of set and we denote it by n of s। अगर मैं सेट को डिनोट करता हूं s से, तो n of s का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जैसे कि एन ए लिखा है, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5, तो मैं लिखूंगा 5, ठीक है ना। अगर एन बी लिखा है तो बताओ क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 6। ये चीज आप ध्यान रखें, इसको बहुत ही ज्यादा केयर होकर के इस चीज को देखें, ठीक है, केयर करके, क्योंकि अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हमको ऐसे थ्योरम्स पढ़नी पड़ेंगे, एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना, इस टाइप की। सो यहाँ पे हमको यूज करना है तो हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज एन ए। एन ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट present in set A, NB is the number of element in set B, okay, NC is the number of element in set C। so number of element क्या है, some finite number, ठीक है। if NS is a natural number then S is non-empty finite set, ठीक है। अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट n है वो कोई नेचुरल नंबर है, इसका मतलब वो क्या है, वो नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, सबसे पहले बात, कुछ है उसके अंदर, फाइनाइट सेट। Consider the set of natural numbers. We that the number of elements of the set is not finite, since there are infinite number of natural numbers. We say that the set of natural numbers is an infinite set. The set A, B, C gives above are finite set, and N A, N B, N C are some finite number. So अगर हम ये मान लें कि चलो हम जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं उनको काउंट कर लेंगे, उनको क्या कर लेंगे, उनको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, लास्ट तक, मतलब हर एक देश का हम देखें, ठीक है, जो काउंटिंग है उसके बेसिस पे, तो हम ये बता सकते हैं कि कुछ नंबर ऑफ अमाउंट होगा, इतनी पब्लिक इस वर्ल्ड में रहती है, ठीक है ना, काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि काउंट नहीं कर पाएंगे, काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट कर सकते हैं इसका मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ लोग ही हैं जो धरती पे रहते हैं, है ना।
अगर एक समय की बात करें, हम अगर मेजरमेंट करना चालू करें तो ठीक है, हम ये छोड़ दें कि कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़ दें, तब किसी एक सिचुएशन के लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज कितने आदमी रहते हैं, ठीक है, तब के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है, तब उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको मालूम है कोई ना कोई नेचुरल नंबर आने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं मालूम ना, कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं मालूम। भाई इसकी लिमिट थी कि जब आदमी खत्म हो जाएंगे इस वर्ल्ड पे तब तुम्हारी गिनती रुक जाएगी, क्योंकि रुकने की एक जगह तुमको मिल गई जहां पे आदमियों की संख्या क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन अगर बोला जाए कि ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर कहाँ तक जाती हैं इसका तो कुछ पता नहीं, और कोई कंडीशन बनी भैया यहाँ पे जाके रुक जाना है, इसका मतलब इनफाइनाइट तक चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिले वो क्या मिले, इनफाइनाइट, इसलिए इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड डेफिनेशन क्या है जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट को हमें डिफरेंशिएट करती है। तो डेफिनेशन 2 देखते हैं, a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जो एम्प्टी हो, या फिर जो कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपने अंदर रखे, उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। अदरवाइज इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई केस है कि हम गिन नहीं सकते या फिर उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखें। अब पहला एग्जांपल अगर आप लोगे तो क्या दिखेगा आपको, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। सो वीक के डेज हैं, इसका मतलब फाइनाइट है भाई, 7 होते हैं, ठीक है, देन डब्ल्यू इज फाइनाइट। सेकंड एग्जांपल देखो, लेट एस बी द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये भी फाइनाइट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, हम सॉल्व करेंगे, मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। केवल दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है, तो ये भी फाइनाइट है। अगर जी को सपोज करो, भाई जी क्या है, जी बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, तो एक लाइन ड्रा करो, पॉइंट बनाना चालू कर दो, भाई कितने पॉइंट बनाओगे तुम, जितना बना सकते हो उतने बनाओगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलकर के ये लाइन बनी हुई है। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है, उनके नंबर फिक्स नहीं है, वो इनफाइनाइट है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। When we represent a set in the roster form, we write all the elements of the set within braces, uh, this curly braces. It is not possible to write all the elements of an infinite set within braces because the number of elements of such a set is not finite. So we represent. So अब ये देखो, ये क्या है, ये सिचुएशन आ गई ना, रोस्टर फॉर्म में दिक्कत आ गई, मैंने बताया था पहले ही, रोस्टर फॉर्म में क्या दिक्कत आ गई, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो भाई कैसे दिखाओगे, रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, हमको मालूम नहीं कितने एलिमेंट है, तो कैसे शो करोगे, तब तो समस्या हो गई ना, तब तो क्या हो गई, समस्या हो गई, ठीक है। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, सो वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स which clearly indicate the structure of the set followed or proceeded by 3 dots, ठीक है। सो हम कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट को लिख देंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि आगे आने वाला एलिमेंट क्या है, या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी उसको देख करके हमको समझ में आ जाए, और उसके बाद हम डॉट 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 लाइन लगा देंगे, ये समझ में आ जाएगा भाई इनफाइनाइट तक ऐसे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला जाए ये सेट है, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो गए, जीरो भी हो गया, पॉजिटिव इंटीजर भी आ गया, ये क्या हो गया, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, ठीक है। तो इधर भी डॉट लगा दिया, इधर माइनस इनफाइनाइट तक है, इधर डॉट लगा दिया, इधर कहां तक है, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक। ऑल दीज सेट्स आर इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट लगी हुई है, इसको जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ, ऑल इनफाइनाइट सेट can't be described in the roster form,
जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अभी अभी हमने देखा, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। तो ये भी नहीं है कि हम हमेशा रोस्टर फॉर्म में लिखें, जैसे कि मैंने क्या बात की कि रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स जो है लिख देते हैं, उसके बाद डॉट डॉट लगा देते हैं। उन कुछ एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं कि हमको क्लियरली पता चले कि आगे आने वाला एलिमेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डिफिकल्टी होती है कहीं कहीं पे, हम क्लियरली नहीं बता सकते ना कि जैसे कि रियल नंबर है तो रियल नंबर में आपस में क्या रिलेशन बनाओगे, ठीक है, या तो लिखो यहाँ पर कि x जो है वो रियल नंबर है, या तो फिर ऐसे आप कुछ नंबर्स को लिख करके आप नहीं डिनोट कर सकते ना, ठीक है, कि वो रियल नंबर होगी या फिर रियल नंबर नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो इसलिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे क्या यूज करेंगे ये एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में, ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल जरा समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, बताओ कि कौन फाइनाइट है और कौन क्या है इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, x such that x belongs to n। सबसे पहले तो x क्या है, नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एंड x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, जीरो। सो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, जब जीरो करेंगे तो दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, व्हेन हम ये मान के चलेंगे कि जब x माइनस वन जीरो हो रहा है तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन, और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो रहा है तो x क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो x या तो वन है या x या तो क्या है, टू है, ठीक है। और नेचुरल नंबर है तो वन भी नेचुरल नंबर, टू भी नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या है, इसमें दो एलिमेंट आएंगे, तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, दो, कौन कौन आएगा, वन कमा टू, तो इसमें फिक्स है ना, कितने हैं, टू, उनकी नंबर आपको मालूम है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद जरा देखो सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर सबसे पहली बात, इसमें सब में नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। सो ये नेचुरल नंबर है, और दूसरी चीज क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट फोर, है ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू आएगा, तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे प्लस माइनस टू आएगा और नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो माइनस हम हटा देंगे, माइनस नेचुरल नंबर नहीं होता, तो प्लस टू आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्लस टू। तो ये क्या है, ये एक यूनिटी सेट है, ठीक है, यूनिट, एकल समुच्चय बोलते हैं, जिसमें एक एलिमेंट हो, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको यूनिट सेट बोलेंगे, जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको यूनिट सेट बोला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भी बोल रहा है नेचुरल नंबर है और टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वन बाई टू। सो वन बाई टू क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि इसमें क्या आएंगे, जीरो। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक। नेक्स्ट देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, x क्या है, प्राइम, ठीक है, प्राइम है तो नेचुरल नंबर हम ले लेंगे, प्राइम क्या है, टू हो गया, ठीक है, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, इस तरीके से ले लेंगे, तो ये क्या है, लेकिन ऐसे कहाँ तक लेंगे, इनफाइनाइट तक मिल जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक मिलेगा हमको। सो यहाँ पे क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। एक्स बिलोंग टू एक्स इज ऑड, ऑड ले लो, ऑड लेंगे कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, सारी ऑड नंबर मिलने लगेंगे। सो ये क्या है, ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और कुछ एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है आप लोग उनको करिएगा, ठीक है, और ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो इक्वल सेट की बात हो रही है, इक्वल सेट क्या होता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बता दूं इक्वल सेट क्या होगा। इक्वल सेट वो दोनों सेट होते हैं जिसमें सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में हो, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, बी में हो, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट ए में है वही सेम एलिमेंट बी में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर भी थ्री होना चाहिए, यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर भी फोर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी वन होना चाहिए, यहाँ पर टू है तो यहाँ पर भी टू होना चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के पूरा का पूरा सेट ही सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। सो गिवन टू सेट्स A and B, if every element of A is also an element of B and if every element of B is an also an element of A, then set A and B are said to be equal. Clearly two sets have exactly the same element, दोनों में exactly same element होने चाहिए, ठीक है, जो A में रहे वही B में रहे।
अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज दे सेड टू बी अनइक्वल। अगर ऐसा नहीं है तो वो दोनों अनइक्वल सेट है, बस इतना ही इसमें समझने वाली बात थी, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, दिख रहा है ना, सब सारे एलिमेंट्स हैं, ए बराबर भी हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखो लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो मैं बोलूं कि जो है प्राइम नंबर का सेट है जो कि 6 से कम है, तो प्राइम नंबर कौन आएंगे, 2 आएगा, ठीक है ना, 3 आएगा और 5 आएगा, हो गया। और ये बोल रहा है, दूसरा सेट बोल रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के प्राइम फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा, 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, ये होगा। तो इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। इन दोनों को देखो एलिमेंट सेम है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, सेम है, ये दोनों सेट सेम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, इस नोट को हम लोग देखेंगे क्योंकि नोट देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अ सेट डज नॉट चेंज इफ one or more element of set are repeated. For example, the set A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 2, 2, 1, 3, 3 are equal। क्योंकि एक्चुअली में जब इसको लिखेंगे ना तो ये दो एलिमेंट में लिखा जाएगा, ये 2 लिखा जाएगा, 1 टाइम्स 1 लिखा जाएगा और 3 लिखा जाएगा। तो ये एक्चुअली में यही लिखा हुआ है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम रोस्टर फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये दोनों क्या सेम है, आर इक्वल सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट किसमें, ए में है। दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो जब सेट को हम लिखते हैं तो हम उसको रिपीट नहीं करते, ठीक है ना, इसी कारण से हम रिपीट नहीं करते हैं। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि इन दोनों में जो है सेम एलिमेंट है, ठीक है। जो 2 बार लिखें या 3 बार लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली में ये एक ही टाइम्स है ना, 2, 1 और 3, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको जरा समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन, ठीक है। तो इन सबको पहले ध्यान से देख लो, समझ लो क्या क्या सेट है, और उसके बाद बताओ कि क्या कोई ऐसा पेयर मिलता है जो आपस में इक्वल हो। तो जैसे पहले को देखा तो पहले में केवल एक एलिमेंट है जिसका नाम है 0, यानी कि ये यूनिट सेट है। सबसे पहली बात की ये क्या है, यूनिट सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, ठीक। दूसरी बात करते हैं बी में, बी बोला जा रहा है x इज सच दैट x ग्रेटर देन 15, 15 से बड़ा है, ठीक है ना, 15 से ज्यादा है, और ये बोला जा रहा है 5 से छोटा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, एक्चुअली में सोचो, क्या 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बी कैसा, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बी एम्प्टी, ध्यान रखना, ए क्या यूनिट था, बी क्या था, एम्प्टी है। थर्ड की बात करते हैं, इसमें x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि भाई x इज इक्वल टू 5 हो, क्योंकि 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 0 आएगा, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है, वो है 5। एक एलिमेंट वाला और मिला था हमको जिसका नाम था a, लेकिन a के अंदर एलिमेंट कौन था, 0, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, 5। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट सेम नहीं है ना, एक में 0 है, एक में 5 है, तो इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x ऐसा है कि x का स्क्वायर करने पे 25 आ जाता है, तो इस आंसर में +5 भी आएगा, -5 भी आएगा। इसका मतलब इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हो गए, एक +5 और एक -5। अगर हम पिछले वाले से कंपेयर करें तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है इसमें, तो ये सेम होने की तो कोई बात ही नहीं होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई बोला जा रहा है x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले कि इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इसका रूट होगा। तो इसको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। आप इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0 होगा। x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू 5 कामा x इज इक्वल टू माइनस
3 आएगा। लेकिन x बोला गया था पहली चीज की पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। तो रूट में 2 रूट आ गए, रूट भी हो तो रूट में दोनों रूट आ गए भाई, ये भी रूट है ये भी रूट है, लेकिन हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और इंटीजर तो दोनों है, लेकिन पॉजिटिव लेना है, तो ये खत्म हो जाएगा, केवल आंसर आएगा 5, ठीक। तो सी का जो आंसर आया वो क्या आया, तो सी का जो आंसर आया वो क्या आ गया, ई में आंसर आ गया 5, और किसी में 5 आया था, हाँ सी में 5 आया था। इसका मतलब ये दोनों सेट में एक एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी सेम है, तो सी और ई कैसे हो गए, इक्वल सेट्स हो गए, इक्वल पेयर्स हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से हमको पहचानना था और बताना था कि कौन जो है इक्वल सेट्स है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दे रखा है, इसको भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट आर इक्वल, कौन इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर। फिर देखो कौन इक्वल है, पहला पढ़ो, एक्स जो है इज द सेट ऑफ, एक्स इज द सेट ऑफ इन सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, एलॉय में कौन कौन लेटर भाई, ए है, एल है, वाई है, ओ है, ठीक है, ए एल वाई ओ, ए एल वाई ओ या फिर ओ वाई, ठीक है, ए है, एल है, वाई है, ओ है, इतना रखना है। और बी में बोला जा रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, लॉयल में एल होगा, ठीक है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, हाँ मिलेगा, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, ठीक है, ये भी है, यहाँ पर फिर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है, मिल गया, यहाँ पे फिर एल है, तो एल तो मैच कर लिया ना, इसका मतलब जितने लेटर्स इसमें हैं यूज हुए हैं उतना ही लेटर इसमें यूज हुए हैं, ठीक है, और वही सेम लेटर हैं, यानी कि दोनों सेट क्या इक्वल है, तो पहले सेट की सिचुएशन में दोनों सेट इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग टू जेड, सबसे पहले कि ये इंटीजर है और इंटीजर में वो ऐसा है कि एन स्क्वायर जो है लेस आर इक्वल टू 4 आए, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, 4 से छोटा आ जाए, तो स्क्वायर करने पे 4 से छोटा, सोचो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, इसका मतलब भाई इंटीजर है तो 1 ही होगा ना, उसके बाद तो फिर डेसिमल में आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 1 कामा 2 दोनों आएगा, क्योंकि इक्वल की भी सिचुएशन है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेस और इक्वल, इक्वल को लेंगे तो फिर 2 भी आ जाएगा, ठीक है, -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा, और कुछ नहीं आएगा, क्यों, 0 आएगा, हाँ 0 भी आ जाएगा, ठीक है, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, ठीक, -3 को सोचोगे तो -3 का स्क्वायर करोगे +9 हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। सो बस इतना ही आएंगे। बी में जाओ, बी बोल रहा है कि एक्स इज दैट एक्स बिलोंग टू आर, रियल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर -3x + 2 को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 और 2 मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1 और 2 मिलेगा, तो यहाँ पे केवल 1 और 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे -1, ठीक है ना, -2 +1 +2 और 0 इतने सारे हैं, तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो सेकंड जो है वो इक्वल नहीं होगा, फर्स्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा। सो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी, हमने इनफाइनाइट सेट देखा, फाइनाइट सेट देखा, एम्प्टी सेट देखा, यूनिट सेट देखा, ठीक है, इक्वल सेट देखा, इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एक्सरसाइज 1.2 में गिवन है, आप इनको सॉल्व करिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो इसमें समस्या है, जो क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है।